नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूँ आपका चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे की कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं। ये चीज हम शुरू करें इससे पहले समझते हैं कि प्रस्तावना है क्या। हम सब ने भारत के संविधान को यहाँ पर सो भली भांति भारत के संविधान से परिचित है, और भारत के संविधान का अगर मैं कहूँ कि एक आधार, एक परिचय पत्र, उसकी जन्म कुंडली वो है हमारी प्रस्तावना। कैसे, देखिए समझते हैं। जब भी आपके पास कोई एक नई किताब आती है तो आप पहले उसका अध्याय देखते हैं और उसी के आधार पर समझ जाते हैं कि किताब के आगे के अध्यायों में क्या है। इसी के संदर्भ में जो हमारी प्रस्तावना है ये भी उसका एक आधार उपलब्ध करा देती है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि इस पहले पेज को क्या उस पूरे किताब का, उस पूरे हमारे ग्रंथ का, हमारे संविधान का भाग समझा जाना चाहिए या नहीं समझा जाना चाहिए। ये मुद्दा कैसे आया? ये मुद्दा आता है हमारे 1960 के बेरूबारी संघ केस से। ये बेरूबारी संघ केस क्या था, इसकी भी चर्चा करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो प्रस्तावना क्या है? अभी हमने समझा, संविधान का परिचय पत्र है जो हमारे संविधान के मूल उद्देश्य और लक्ष्यों को वो बताता है। इसके अलावा बात करें तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? जब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ तब उस दौरान पे यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को उस दौरान जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ये क्या था? ये था कि हमारा संविधान कैसा होगा, उसके कुछ लक्ष्य निर्धारित थे जिसे हम उद्देश्य प्रस्तावों के रूप में जानते हैं। और फाइनली जब हमारा संविधान पूरी तरीके से बन गया तो उन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव को हमने आगे प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया। अब यहाँ पर प्रस्तावना की बात कर लेते हैं कि स्वीकार तो कर लिया, लेकिन क्या यह संविधान का भाग है अथवा नहीं। ये डिबेट आया कब? 1960 के बेरूबारी संघ वाले मामले से। बेरूबारी संघ वाले मामले में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बाद में इसको ऐड किया गया है, यह संविधान का भाग नहीं है। ऑल्दो इसका प्रयोग हम न्यायिक व्याख्याओं के लिए जरूर कर सकते हैं। आगे चलकर आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। 1973 वो एक टाइम आया जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण व्याख्याएं दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का भी प्रिंसिपल दिया। उस दौरान अगेन ये क्वेश्चन आया, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं। इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पर कहा कि प्रस्तावना वो यहाँ पर संविधान का भाग है और यह उसका एक अभिन्न अंग है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, संवैधानिक व्याख्याओं के लिए किया जाता है। इसमें कहा कि अब संविधान का एक हिस्सा माना जाएगा और इसके प्रावधानों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी न्यायिक व्याख्याएं होंगी तो इसका उसमें प्रयोग किया जाएगा। आगे चलकर एक और केस आता है 1995 का, जिसे हम LIC ऑफ इंडिया केस के नाम से जानते हैं। इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, लेकिन यहाँ पर एक बात और है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है तो क्या प्रस्तावना में जितने की प्रोविजंस है सबको लागू कर दिया जाए? नहीं, प्रस्तावना अपने आप में इन्फोर्सेबल नहीं है। हमें ये भी ध्यान में रखना है, प्रस्तावना संविधान का अंग है लेकिन क्या है, इन्फोर्सेबल नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। ये भी यहाँ पर कहा गया, ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में है। प्रस्तावना में अब फिर प्रश्न आया कि अच्छा, प्रस्तावना संविधान का अंग है तो क्या हम इसमें संशोधन कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, संशोधन इसमें किया जा सकता है और ये किया गया भी है यहाँ पर, लेकिन संशोधन से इसकी मूल संरचना नहीं बदलनी चाहिए। और इन्हीं संशोधनों के द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन से 3 शब्द जोड़े जाते हैं आगे चलकर, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, और ये इसके ऊपर भी अभी हाल में ही क्या हुआ, लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से मामला गया कि क्या ये शब्द जोड़े गए थे, ये शब्द इससे हटा दिया जाना चाहिए, इन संशोधनों को अवैध डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगेन उस चीज को क्या किया है, डिनाई कर दिया है। और अब अगर हम बात करें तो आगे के मामलों में, चाहे वो हमारा केहर सिंह बनाम भारत संघ का मामला हो या इंदिरा गांधी नारायण 1975 का मामला हो, इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ये प्रेम्बल हमारा
है वो क्या करता है, भारतीय जनमानस की भावनाओं को दर्शाता है, उनके आकांक्षाओं को दिखाता है। ये भारतीय संविधान निर्माताओं के उस दूरदर्शी सोच को दर्शाता है जो उन्होंने इस भारत के लिए जो देखा था। उन्होंने देखा था कि भारत में हर एक व्यक्ति के पास जो है, हर एक व्यक्ति समान होगा, यहाँ पर बंधुत्व होगा, समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, उन मूल्यों को दर्शाता है। यह यहाँ पे लोकतंत्र की सर्वोच्चता और जनता की शक्ति का प्रतीक है। यह यहाँ पर क्या है, हमारा एक अभिन्न अंग है, इसीलिए इसको यहाँ पर जो है इससे इतर, इससे अलग नहीं देखा जा सकता। मौलिक अधिकारों की भी जब हम बात करते हैं, उन मौलिक अधिकारों का कहीं भी हमें एक आधार जो है वो प्रस्तावना के संदर्भ में ही हमें देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस तरीके से हमारे ये मार्गदर्शक, एक हमारे प्रकाश स्तंभ के तौर पर ये हमारे जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे हमने मोटे तौर पर क्या समझा, हमने यहाँ पर मोटे तौर पर ये समझा कि पहली बात ये हमारा पूछा जाएगा कि ये हमारा संविधान का अंग है अथवा नहीं। तो हमने क्या समझा, दो केस है, 1960 में नो नहीं है। प्रीलिम्स में अगर ये क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखिएगा 1960 में नो, लेकिन अगर हमसे बोला जाएगा उसके बाद 1973 में कोर्ट ने क्या कहा, यस। आज अगर प्रश्न बने क्या ये संविधान का अभिन्न अंग है, तो हमारा जवाब होगा यस। ये क्वेश्चन होगा क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, हमारा जवाब होगा यस। तो यानी आज ये संविधान का अभिन्न अंग भी है, और जो हमारा डिबेट था कि क्या इसे हम संशोधित कर सकते हैं, तो जी हाँ, आज हम इसे संशोधित भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो फिलहाल इसमें इतना ही था। मिलते हैं आपसे आने वाले नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।